रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अनु को देखते हैं जो दिग्विजय के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि इस बार जया की गलती है, मैं उसको डांटूंगी, बहुत जोर से डांटूंगी। मुझे पता है वो बच्ची है, किसी की सुनती नहीं है, गलती हो जाती है। वो दिग्विजय को बोलती है, सर प्लीज़ आप एक और मौका दे दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। आपकी बेटी भी तो ऐसे ही शैतानी करती होगी ना, आपको अपनी उस बेटी का वास्ता, आप इस बेटी को माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पर जया पहुँच जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है, बोलती है, सॉरी अंकल, मैं बहुत ज़्यादा बैड गर्ल हूँ ना, मुझे आपकी ये डायरी नहीं लेनी चाहिए थी। जया बोलती है, मैं बटरफ्लाइज़ को देखकर खुद को रोक नहीं पाई, प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो बोलती है, मैं आपको बार बार गलती करके सॉरी नहीं बोल सकती, इस बार मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगी। इसके बाद जया उठक बैठक करना स्टार्ट कर देती है। तभी दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आती है। दिग्विजय को याद आता है कैसे उसकी बेटी भी ऐसे ही उठक बैठक निकाला करती थी। सभी बोलती थी, बाबा आपको भी तो मेरे साथ उठक बैठक करनी होगी ना। सभी और दिग्विजय दोनों एक साथ उठक बैठक निकाल रहे होते हैं। दिग्विजय जैसे ही जया को दिखता है तो उसको बोलता है, बस, लेकिन अगली बार ऐसी गलती मत करना। जया बोलती है, बिल्कुल नहीं करूँगी। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। वो कमरे में जाने के बाद उसी डायरी को देख रहा होता है। इधर जया रो रही होती है, अनु को हक करती और बोलती है, सॉरी अनुआ। अनु बोल रही होती है, ये दर्द मैंने पहले भी देखा है, पहले भी मैंने पिता को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए देखा है। अनु को याद आता है राही जब दूर हो गई थी तो अनुज कितना ज़्यादा अपसेट था, कितना रो रहा था। अनु सोच रही होती है, तब तो बेटी अपने पापा से मिल भी सकती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इधर हम दिग्विजय को देखते हैं, वो अपनी बेटी को ही याद कर रहा होता है। सावी बोल रही होती है, पॉप्स आप तो मेरे फेवरेट हो ना, और आपकी बात अगर कुछ मेरा फेवरेट है तो मेरा कैफ़े है, प्लीज़ आप मेरे ड्रीम को जल्दी से पूरा कर दो। आज तो अच्छा दिन है ना, नई शुरुआत करते हैं पॉप्स। दिग्विजय बोल रहा होता है, सावी ये चीटिंग है, बच्चे माँ बाप का सपना पूरा करते हैं, लेकिन तू मुझे बोल रही है कि मैं तेरा सपना पूरा करूँ, ये मैं कैसे कर पाऊँगा सावी। दिग्विजय कैफ़े के अंदर ही होता है। वो बोलता है, इस कैफ़े के अंदर हर चीज़ में तेरी याद, तेरी खुशियाँ। सावी बेटा, तेरे बनाया हुआ खाना सिर्फ खाना नहीं था, उसमें प्यार होता था, मिठास होती थी। तेरा जैसा खाना और कौन ही बना पाएगा। इधर हम अनु को देखते हैं जो डायरी में लिखी हुई बातें याद करती है। उसमें लिखा हुआ था, कैफ़े को ओपन करना मेरा ड्रीम था और उसके पीछे की इंस्पिरेशन है जोशी बहन की रसोई। अनु यूट्यूब पर जोशी बहन की रसोई वाले वीडियो देख रही होती है। वो अपने बेटे समर को याद करती है। वो बोलती है, समर का जाना ऐसा ही था मेरे लिए। समर का जाना ऐसा ही था जैसे पतंग की डोर कट गई हो और बिना डोर की पतंग को हवा कहीं भी ले जाती है। इधर दिग्विजय बोलता है, कुछ पतंगें ऐसी क्यों होती है जिनको हवा भी नहीं मिलती, डोर कट जाती है और पतंग बस आंगन में गिर जाती है। जिस बाप ने अपनी बच्ची को खोया हो ना, वो हर किसी को गुनहगार मानता है, क्योंकि वो ये नहीं समझता कि भगवान इतना ज़्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है। इधर अनु बोलती है, जिंदगी में दुख बिना किसी वजह के ही मिलते हैं और हमें जिंदगी के साथ हंसना सीखना पड़ता है। दिग्विजय बोलता है, जिस बाप की नन्ही सी औलाद उसे छोड़कर चली गई हो वो हंस कैसे सकता है। इधर अनु बोलती है, माँ भी तो हंसना सीखती है ना, माँ तो बच्चे को अपनी कोख में पालती है, उसको प्यार करती है, उसको बड़ा करती है, उसके दुख भी अपने सर ले लेती है। लेकिन शायद बाप को इस वजह से ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि बाप दर्द सहन नहीं कर पाता। शायद दिग्विजय जी भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। कान्हा जी, ये कैसी परिस्थिति है। दिग्विजय जी की बेटी मेरे चैनल को फॉलो करती थी, मेरे वीडियोस देख देख कर वो खाना बनाया करती थी, उसने कैफ़े खोला था और आज मैं इसी घर के अंदर हूँ। इधर दिग्विजय बोलता है, घर में तो बरसों पहले रहा करता था, अब तो मैं सिर्फ गम में रहता हूँ। अनु बोलती है, गम और गिल्ट इंसान को बर्बाद कर देते हैं और इन दोनों को इस घर से जाना ही होगा। इधर दिग्विजय बोलता है, सावी बेटा, अगर तू गई तो अपने पापा को भी अपने साथ ले जाती। बेटा, ये जो गम है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इधर अनु बोल रही होती है, गम ऐसे नहीं जाता, इसे धक्के मार कर निकालना पड़ता है और मैं इस गम को यहाँ से निकाल कर ही रहूँगी। इधर हम प्रेरणा को देखते हैं जो टाइम पर पहुँच जाती है। वो सोचती है आज प्रेम यहाँ नहीं आया। वो सोचती है आज मैं राही को बताती हूँ, उसका जो तानेबाज पति है आज वो लेट हो गया है, मैं टाइम पर आई हूँ। तभी प्रेरणा यहाँ पर गौतम को किसी लड़की के साथ देखती है। इसने अंश, प्रेम, राही सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। अब ये माही को भी धोखा दे रहा है। मैं प्रेम को बता देती हूँ, लेकिन मुझे इनके फैमिली मैटर में पढ़ना चाहिए या फिर नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। वो सोचती है बस प्रेम जल्दी से आ जाए, प्रेम खुद अपने आंखों से ये सब कुछ देखे।
प्रेम यहाँ पहुँच जाता है, वो बोलता है सॉरी आज मैं लेट हो गया। प्रेम और प्रेरणा बात कर रहे होते हैं। इधर गौतम के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है कि बेबी वो लड़की हमें इतना ज़्यादा घूर क्यों रही है। गौतम दिखता है यहाँ पर प्रेरणा है। गौतम प्रेरणा और प्रेम को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इधर प्रेरणा के पास से एक बाइक जा रही होती है, प्रेरणा को चोट आने वाली होती है बट प्रेम उसको बचा लेता है। गौतम ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। वो सोचता है ये प्रेरणा मुझे जूती की नोक पर रखने वाली थी ना, लेकिन ये डरती है किसी को कुछ नहीं बताएगी। इधर प्रेरणा देखती है कि गौतम अचानक से गायब हो गया है। तभी गौतम वहाँ पर आता है, वो वीडियो प्रेरणा को दिखाता है। गौतम बोलता है अच्छा वीडियो है ना। प्रेरणा बोलती है मैंने तुम जैसा नीच इंसान अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। एक तो तुम माही पर चीट कर रहे हो, ऊपर से मुझे ब्लैकमेल करने की सोच रहे हो। क्या करोगे, और ज़्यादा ब्लैकमेल करोगे? ऐसे बोलोगे कि राही बेचारी घर को संभालती है और मैं यहाँ पर उसके पति के साथ चक्कर चला रही हूँ। गौतम तुम कुछ नया लेकर आओ, और वैसे मैं चाहती हूँ कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर ये वीडियो सबको दिखाती हूँ, ताकि घर वालों को भी पता चले कि उन्होंने इंसान नहीं सांप पाल रखा है। प्रेरणा वहाँ से जा रही होती है। गौतम बोलता है ये ना सही तो जो तुम्हारी आंखों में प्रेम के लिए प्यार है वो राही कभी ना कभी देख ही लेगी। जैसे ही प्रेम तुम्हें छोड़कर राही के पास जाता है तो तुम आंखें फाड़ फाड़ कर प्रेम को देखती रहती हो। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी वो फ़ोटो लेकर राही को दिखा ही दूंगा, और राही को तब तो यकीन हो ही जाएगा। प्रेरणा ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। इधर गौतम हंस रहा होता है। गौतम बोलता है मैं सांप नहीं, मैं मकड़ी हूँ जो जाल बुनकर सबको अपने झांसे में फंसा लेता है। मुझसे कोई नहीं बचेगा। आगे हम अनु को देखते हैं जो बोलती है बाबूजी सही कहा करते थे, अगर गहना पहनना ही है तो सोने का पहनो, गिल्ट का नहीं। गिल्ट को छोड़ देना चाहिए। इधर दिग्विजय बोलता है कि सावी तुझसे मिलने का टाइम आ चुका है। मुझे गिल्ट, मैं जिंदगी का हाथ छोड़ने वाला हूँ सावी। इधर अनु बोलती है मैं जिंदगी का हाथ और कसकर पकड़ने वाली हूँ। दर्द की दवा सिर्फ मौत है सावी। इधर अनु बोलती है दर्द के साथ जीना सीख ले तो दर्द ही दवा बन जाती है। प्रार्थना के जाने में दोस्त था लेकिन मेरा नहीं, किस्मत का। अनु मिरर के सामने आती है और बोलती है आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, नई शुरुआत करूंगी। मैं भी कंप्यूटर की तरह अपनी ज़िंदगी को रिबूट करूंगी। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम बाबूजी को देखते हैं जो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं। इधर तोशु और ईशानी दोनों साथ बैठे होते हैं। तोशु बोलता है कि वैसे आज आपने ये जो पॉडकास्ट पर गेस्ट आई उसको पैसे दिए हैं क्या? ईशू बताती है कि जिन लोगों को हम बुलाते हैं हम उन्हीं को पैसे देते हैं, लेकिन ये खुद से आई है, इसने हमें पैसे दिए हैं। बात चंद्रिका को बोलती है चंद्रिका जी आपके पिताजी का बड़ा बड़ा घर है, बड़े बड़े मॉल है, स्कूल्स है, तो क्या उनके नाम पर कोई रोड नहीं है क्या? चंद्रिका बोलती है नहीं है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? बा बोलती है मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप रोड पर डांस कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये रोड आपके बाप का है। चंद्रिका बोलती है मैं यहाँ पर पॉजिटिव पीआर के लिए आई थी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हैं। बाबूजी बोलते हैं कि लीला ऐसी नहीं है, वो बस ज़्यादा मजाक कर देती है। चंद्रिका बोलती है मुझे तो लगता है कि इस पॉडकास्ट पे आने के बाद मेरे कुछ फॉलोअर्स कम ही हो जाएंगे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो जाने लगती है लेकिन बा उसको रोकती है। वो बोलती है सॉरी, क्या है ना हमारे पॉडकास्ट पर वो LOL ये ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी फ़नी बन जाती हूँ। वो गेस्ट वहाँ से चली जाती है। इधर बापूजी बोलते हैं देख लीला इसी पॉडकास्ट की वजह से हमारा खर्चा चल रहा है, कुछ सोच समझ कर बोला कर। आगे हम अनु को देखते हैं जो सब्जी साफ़ कर रही होती है। वो पंकु को बोलती है 3-4 दिन की सब्जी साथ ही साफ़ करके रख लेते हैं। पंकु बोलता है हाँ दीदी आपकी जॉब जो लग गई है फिर आपको टाइम थोड़ी ना मिलेगा। इधर जया अनु से इंग्लिश के क्वेश्चन करती है। अनु बोलती है बेटा मुझे इतना नहीं पता। अनु बंकु को बोलती है बंकु तू ही बता। बंकु फ़ोन से आंसर बताने वाला होता है। जयू बोलती है बंकु भैया चीटिंग नहीं। अनु बोलती है हमें इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। जयू बोलती है कोई बात नहीं, आप मुझे मैथ्स का होमवर्क करवा दो वरना टीचर क्लास से बाहर निकाल देगी। अनु बोलती है कि टीचर्स को बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बच्चों को इतना सारा होमवर्क दे देते हैं। पंकु बोलता है माँ भी ऐसा ही कहती थी, माँ को भी होमवर्क से बहुत नफरत थी। अनु बोलती है माँ और क्या क्या बोलती थी। पंकु और अनु बातें करने वाले होते हैं। इधर से जयू बोलती है कि प्लीज़ आप दोनों चुप हो जाओ, मुझे होमवर्क करना है। आगे हम राही को देखते हैं जो काम कर रही होती है बट उसको नींद पे आ रही होती है। तभी उसके पास प्रेम आ जाता है। प्रेम बोल रहा होता है कि राही ये देखो। राही बोलती है लेकिन ये इनविटेशन किसके लिए है? प्रेम बोलता है ठीक से देखो। राही बोलती है मम्मी एज ए हेड सेफ। प्रेम बोलता है हाँ। राही बोलती है वैसे प्रेम तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखना मेरा सपना था, हम दोनों का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। प्रेम बोलता है सब कुछ कान्हा जी की वजह से हो पाया है, थैंक यू कान्हा जी। राही बोलती है कि वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट प्रेरणा को भी देना चाहिए। प्रेम बोलता है ये बात भी ठीक है। प्रेम बोलता है हाँ वो लेट आती है बट वो सारा काम अच्छे से संभालती है, लेकिन वो उसका काम है, असली थैंक यू की हकदार तो कोई और है। प्रेम राही बोलती है कौन है? प्रेम बोलता है तुम। राही जब मैंने खुद पर डाउट किया ना तब तुमने मुझ पर पूरा भरोसा किया, तुमने मुझे पुश किया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने मेरा इतना साथ तो दिया। राही बोलती है प्रेम मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो तुम्हारा साथ तो दूंगी ही।
प्रेम बोलता है थैंक यू मुझे प्यार करने के लिए, इस दुनिया में मुझे चुनने के लिए। राही प्रेम को हक कर लेती है। प्रेम बोलता है आज मैं पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जब मुश्किल वक्त मेरे सामने आया था मैं भी घर छोड़कर भाग गया था। मैं पापा को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उन्हें थोड़ा टाइम और चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं बेटा हूँ ना, इसीलिए चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरी पीठ पर थपथपाए और मुझे शाबाशी दे। प्रेम देखता है कि राही को नींद आ गई है। प्रेम राही को देख रहा होता है, उसको बोलता है मुझे पता है तुम पर बहुत सारा प्रेशर है, जॉब को, मोटिवा को, घर को, प्रांशी को, सब चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम ये सब कुछ कर रही हो। प्रेम बोलता है मैं पुराने दिनों को बहुत मिस करता हूँ जब तुम और मैं साथ दोनों बाहर जाया करते थे। अगर बेबी के आने से हस्बैंड वाइफ को इतना कम टाइम मिलता है तो मैं फ़िलहाल बेबी नहीं चाहता। मुझे पता है बच्चे के लिए मैं ही जिद किया करता था, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है मैं बच्चे के लिए अभी रेडी नहीं हूँ राही। मैं हम दोनों की हर छोटी बड़ी जीत को सिर्फ तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ राही, आई लव यू। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु बोलती है जया मैं तो तुझे मैं सिखा दूंगी, मैं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो बोलती है कि 3/4 मतलब 3/4। जयू बोलती है अनु माँ मुझे मैथ सीखनी है, हिंदी नहीं। अनु बोलती है मैं तुझे आंसर बता दूंगी, तू प्रोसेस खुद से कर लेना। इधर जयू जोर से चिल्लाती और बोलती है ऐसी टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल दी कि प्लीज़ कोई तो मेरी हेल्प करो। तभी वहाँ पर दिग्विजय आ जाता है। जया बोलती है सॉरी अंकल, जोर से चिल्लाने के लिए। दिग्विजय वहाँ से जाने लगता है। तभी जयू बोलती है अंकल आप सिर्फ इंटेलिजेंट लगते हो या फिर इंटेलिजेंट हो। दिग्विजय बोलता है मैं इंटेलिजेंट हूँ। जया बोलती है आपको इंटेलिजेंट की स्पेलिंग भी आती है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो मैथ के आंसर के लिए। अंकल कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। अभी तक मेरा मैथ्स का होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, अगर होमवर्क पूरा नहीं होगा तो मैम मुझे धूप में खड़ा कर देगी हाथ खड़े करवा कर, और फिर मेरा देखो ये वाला दांत भी टूट जाएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। तभी दिग्विजय को अपनी बेटी की बात याद आती है, वो भी ऐसे ही मदद मांगा करती थी। इधर अनु बंकू को बोलती है ये कितनी नौटंकी है, इसे क्या लगता है कि ये इसके झूठ मूठ के आंसू से पिघल जाएंगे। बंकू बोलता है बिल्कुल नहीं पिघलेंगे। जयू बोलती है मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। दिग्विजय बोलता है जब तक रोती रहोगी कोई हेल्प नहीं करेगा। जयू बोलती है ये लो रोना भी बंद हो गया, अब जल्दी से मेरी हेल्प करो। दिग्विजय क्वेश्चन देखता है, वो जया को बोलता है जया तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है। जया बोलती है हाँ। दिग्विजय बोलता है फिर अपने मुंह को बंद कर लो वरना ये दांतों के बीच जो खिड़की है इससे पानी बाहर आ जाएगा। जया अपना मुंह बंद कर लेती है। दिग्विजय बोलता है कि अब ये समझो कि तुम्हारे पास पिज़्ज़ा की 4 स्लाइस है, एक तुमने खा ली 3 बच गई। दिग्विजय बोलता है 4 - 1 तुम्हारे पास 3 स्लाइसेस बची और नीचे 4 कॉमन तो आ जाएगा 3/4। जया खुश हो जाती है, दिग्विजय को हक करती है और बोलती है थैंक यू अंकल। जया बोलती है पिज़्ज़ा का सोचकर क्वेश्चन समझ आ गया। दिग्विजय बोलता है नेक्स्ट टाइम अगर समझ में ना आए ना तो फिर केक का सोच लेना। जया अपना मुंह बंद कर लेती है। दिग्विजय बोलता है कि क्या हुआ। जया बोलती है केक का सोचकर मुंह में ज़्यादा पानी आ गया। दिग्विजय वहाँ से चला जाता है। इधर बंकू अपने आप को थप्पड़ लगाता है और बोलता है दीदी कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि मैंने सर का ऐसा रूप पहली बार देखा है। इन्होंने आज बच्चे से इतने ज़्यादा प्यार से बात की है। इधर जया बोलती है जेंटलमैन भूत अंकल के नाम से भूत को हटा देना चाहिए। बंकू बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अनु बोलती है अगर सूरज बादल को ओढ़ ले तो फिर उसकी रोशनी थोड़ी देर के लिए छुपती है, ऐसे ही दिग्विजय जी ने अपने जीवन में उदासी के बादल ओढ़ रखे हैं। जब इनकी उदासी के बादल छट जाएंगे ना तो इनकी अच्छाई सब लोगों को दिखेगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु अपनी जॉब के लिए रेडी हो जाती है। वो ये सोच रही होती है आज मेरी जॉब का पहला दिन है, मुझे अच्छे से काम करना होगा, मुझे अपनी इस जॉब को कंटिन्यू रखना होगा वरना मैं खर्चा कैसे चला पाऊँगी। यहाँ पर हम देखते हैं अनु होटल में पहुँच जाती है, जहाँ पर अनु को पता चलता है कि उसको क्या काम करना है। यहाँ पर उन लोगों के लिए एक ट्रेनर होती है जिसका नाम रोज़ी होती है। रोज़ी सारी ट्रेनियों के साथ होती है। वो बोलती है कि मेरा नाम रोज़ी है और मैं ही तुम लोगों को ट्रेन करूँगी। रोजी बोलती है मेरा नाम रोज़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुलाब की तरह बिल्कुल सॉफ्ट होंगी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बच कर ही रहना। इधर हम पोल को देखते हैं जो रोजी से मिलने के लिए आता है। रोजी जहाँ पर अनु होती है वहीं पर होती है। तभी यहाँ पर पोल पहुँच जाता है। वो बोलता है रोजी इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। यहाँ पर पोल अनु को नहीं देख पाता, लेकिन अनु पोल की आवाज़ सुनती है तो उसको पता चल जाता है पोल यहाँ पर आया है। जैसे ही पोल उस कमरे से बाहर निकलने लगता है तो वो मिरर के अंदर अनु को देख लेता है। यहाँ पर पोल को पता चल जाता है कि अनु इस होटल में काम करना स्टार्ट कर रही है और पोल ये सोच रहा होता है मुझे रोजी की हेल्प से उसे यहाँ से बाहर निकलवाना ही होगा।
अनु अपना काम कर रही होती है। दूसरी तरफ पोल रोजी से बात कर रहा होता है। वो रोजी को बोलता है ये अनुपमा जोशी यहाँ पर काम कर रही है। रोजी बोलती है कि तुम उसको कैसे जानते हो। पोल बताता है कि उसी की वजह से मेरी लाइफ है ना बर्बाद हो रही है। मैं तो चाहता हूँ कि वो इस गाँव से चली जाए, लेकिन वो तो ढीठ है, यहाँ से कहीं जा ही नहीं रही। प्लीज़ तुम उसे इस जॉब से निकलवा देना, उसको किसी भी हालत में ये जॉब नहीं मिलनी चाहिए। रोज़ी बोलती है लेकिन अगर वो टैलेंटेड हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। पोल बोलता है कि तुम्हारे हाथ में इतना तो है ही ना, तुम मेरे लिए बस ये काम कर दो, तुम इस औरत को इस जॉब से निकलवा ही देना। सो दोस्तों, हम देखेंगे अनु के हाथ में ये जॉब भी नहीं लगने वाली है, उसको यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।